नमस्कार दोस्तों। आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा हैं इनके चुनाव एक साथ हुए थे। यह परंपरा कब तक चली? यह परंपरा चली 1957 में भी, जब चुनाव हुआ था तब भी ये परंपरा चली। फिर उसके बाद 1962 में हुआ था। फिर उसके बाद 1967 में। 1967 तक ये परंपरा लगातार चलती रही, यानी कि केंद्र की जो लोकसभा है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनकी जो चुनाव है वो एक साथ हुआ करते थे। फिर एक समय आया 1969 का, यानी 1969 के समय में बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। इनकी सरकार दल बदल के कारण अल्पमत में हो गई थी। उसी समय जो विधानसभा है वो भंग हो गई थी। फिर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव भी 11 महीने पहले ही करा लिए। इससे केंद्र राज्य के जो चुनाव है ये आगे पीछे हो गए, वहीं 1970 से ही आगे पीछे हो से गए थे। अब फिर से ये परंपरा शुरू होने जा रही है कि 2029 तक, यानी 2029 में भारत में जो लोकसभा के चुनाव है ये फिर से होंगे। जब लोकसभा के चुनाव फिर से होंगे तो परंपरा फिर से शुरू होगी। इसके लिए जो मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन चुनाव की जो विधेयक है उसको मंजूरी दे दी है। अगले ही हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते में अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। जब इसे अगले ही हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, देखने वाली बात यह है कि यह बिल एक कानून बन सकता है कि नहीं बन पाता है। क्योंकि जो मोदी सरकार, यानी वर्तमान जो सरकार है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहती है? इसका जो विपक्षी पार्टी है ये विरोध क्यों कर रही है और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके नुकसान क्या होंगे, डिटेल से समझते हैं, इन सारे मुद्दे को एनालाइज करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन है, वन नेशन जो वन इलेक्शन है ये होता है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। वर्तमान में भारत में फ़िलहाल राज्यों के जो विधानसभा हैं और देश का जो लोकसभा है ये चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, अलग अलग समय पर होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्य की जो विधानसभा हैं, इसके और जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, खासकर नगर निगम जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जो नगर निगम और जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इन सारे चुनावों को एक साथ कराया जाएगा और एक ही मतदाता होगा, एक ही उसकी वोटर आईडी होगी और उसी समय जाएगा एक वोट देने के लिए 5 सालों में एक बार। लोकसभा के भी कैंडिडेट को चुन लेगा, विधानसभा के भी, और जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके भी जो कैंडिडेट हैं उनको तीनों को एक साथ चुन लेगा। फिर बार बार भारत में जो इलेक्शन होते हैं हर साल वो नहीं होंगे, ये इलेक्शन का जो खर्च है वो बच जाएगा। तो ये है, तो पहले प्रक्रिया होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। अब बात हो गई कि इसकी चर्चा कब से शुरू हो रही है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन ये होगा कब से। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आते हैं उसके बाद देश में बहस छिड़ जाती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। फिर 2015 में ला कमीशन ने एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए करोड़ों रुपए की जो बचत है उसको बताया कि करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। फिर जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। फिर 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जो ज़रूरत है वो बताए। फिर 2023 आते आते सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी गठित कर दी। यहाँ पर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगभग 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट अपनी सौंप दी थी। फिर 2024 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, जो दूसरा फेज होगा 100 दिन के अंदर ही दूसरा फेज का होगा। पहले फेज की बात हो रही है कि उसमें जो लोकसभा होंगे और जो विधानसभा राज्य के होंगे ये दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे। और दूसरे फेज में जो ये 100 दिन के अंदर ही होंगे, दूसरे फेज में जो निकाय चुनाव है वो कराए जाएंगे। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया। इसके अगले ही हफ्ते इसे संसद में पेश किया जाना है, यानी कि जो कैबिनेट है वो तो पास कर दी, अब बात है संसद में पास कराने के लिए इसे ले जाया जाएगा। अब संसद इसको क्या कहती है, इससे पहले जानते हैं कि जो रामनाथ कोविंद का जो पैनल है, यहाँ पर देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल है इसने 5 सुझाव दिए थे। इनके 5 सुझाव हैं क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि सभी राज्य और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव कब होना है 2029 में, जितने भी जो राज्यों की विधानसभा हैं जिनका कार्यकाल अभी चल रहा है या मिड में है, उन सारे कार्यकालों का बढ़ाकर कर दिया जाएगा 2029 तक, यानी कि सभी जो विधानसभा के कार्यकाल हैं उसको 2029 तक बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने पहला सुझाव दिया है।
दूसरा सुझाव इन्होंने क्या दिया, दूसरा सुझाव दिया कि जो हंग असेंबली है, यानी कि किसी को बहुमत जो नहीं मिला है उसको फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। यानी जब एक साथ इलेक्शन होगा, जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो उसको 5 साल के लिए फिर से तुरंत इलेक्शन कराए जाएंगे। फिर इन्होंने तीसरा सुझाव क्या दिया, इनका तीसरा सुझाव है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, फिर मात्र 100 दिन के अंदर ही जो लोकल बॉडीज़ हैं यानी जो निकाय चुनाव है वो करा लिए जाएंगे। फिर इनका चौथा सुझाव आया, चौथा सुझाव क्या था कि चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ परामर्श से जो सिंगल वोटर लिस्ट है वो निकालेंगे और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेंगे। सिंगल वोटर लिस्ट होगा, एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, और एक ही आईडी कार्ड होगा, उससे इलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने पाँचवा क्या बताया सुझाव, पाँचवा सुझाव है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जो उपकरण लगते हैं, जनशक्ति लगती है, सुरक्षा होती है, इनकी जो एडवांस है ये प्लानिंग करने की सिफारिश इन्होंने की कि इसकी एडवांस प्लानिंग की जानी चाहिए। ये सब प्रोसेस। अब बात आएगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा। तो आगे बात यह है कि अब इस बिल को पेश किया जाएगा कहाँ पर, संसद में। संसद क्या होती है, भारत में जो लोकसभा होता है, अब भारत में जो राज्यसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलाकर बोला जाता है संसद। कोई भी बिल अगर पेश किया जाता है तो लोकसभा से पास होती है, फिर राज्यसभा से पास होती है, उसके बाद राष्ट्रपति की अगर मंजूरी मिल जाती है तो वो जो बिल होता है वो बन जाता है कानून, अधिनियम बन जाता है। तब वो कानून बन जाता है, तब उसे देश में लागू कर दिया जाता है। तो इसके लिए राज्य सरकार करेगी क्या, जेपीसी की गठन करेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। भारत सरकार इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठित करेगी। ये कमेटी करेगी क्या, ये कमेटी अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मंडल हैं, प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी। चर्चा विचार विमर्श करने के बाद इस जो रिपोर्ट आएगी ये केंद्र सरकार को सौंपेगी। फिर केंद्र सरकार अपना अलग अलग राज्यों में इसे पास करवाने के लिए कहेगी। तब उसके बाद अब बात यह है कि क्या 2029 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा कि इसके लिए कुछ अड़चने होगी। तो अड़चने आ सकती है, क्यों, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी कि भारत के अंदर से जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, क्योंकि बीजेपी तो बिल लाई है तो बीजेपी तो मान जाएगी, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वो इसका विरोध करेंगे, वो अपने राज्यों की सहमति नहीं देंगे। जब वो सहमति नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है इसे मात्र संसद में पास कराया जाएगा। अगर इसे संसद में पास करा दिया जाएगा तब तो ये पास हो जाएगा, ये विधेयक जो है ये बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन इसके लिए मुश्किलें होंगी। मुश्किलें क्या होगी, कानूनी तौर पर कई अड़चनें इसलिए आएंगी कि कानूनी आधार पर इस समस्या को हल करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए दूसरे राज्यों की जो सहमति है बहुत ज़रूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज़्यादा है कि ये इसे मतलब लागू करना मुश्किल होगा। तो वही बात है कि जो चुनाव आयोग है इसको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक बड़े लेवल पर तैयारी करनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग को संसाधन की, लॉजिस्टिक की, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ईवीएम और सुरक्षा और जो कर्मचारी हैं इसकी बल्क मात्रा में बड़े लेवल पर इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगले ही साल 2025 में जनगणना होने वाली है। ये जनगणना एक साल के अंदर 2026 में कंप्लीट कर देना है। जैसे ही जनगणना कंप्लीट होगी तो परिसीमन होगा, तो जो लोकसभा है, विधानसभा की जो सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ोतरी होगी ही। जब इसमें बढ़ोतरी होगी तो केंद्र सरकार को इस सारे मुद्दे को पहले ही सॉर्ट आउट कर लेना है, तभी जाकर 2029 तक एक साथ राज्यसभा और विधानसभा के जो चुनाव है मतलब एक साथ हो पाना संभव दिख रहा है कि मतलब एक साथ हो पाएंगे अगर केंद्र सरकार ने ये सारी चीज़ें कर लिए तब। अब वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना कितना मुश्किल होगा और सरकार इसे क्यों लाना चाह रही है। जो वर्तमान सरकार है, यानी कि जो मोदी सरकार है, जिसे कह सकते हैं बीजेपी सरकार, जो वर्तमान सरकार है इसे क्यों लाना चाह रही है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसके पास सत्ता भी है, धन बल भी है, अब फिर इसके पास तो संसाधन अधिक है। जो विपक्षी पार्टी इनके पास संसाधन कम है तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे इस इलेक्शन में। जाहिर सी बात है जो वर्तमान सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, इसको फ़ायदा हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो विपक्षी पार्टी है उसको भी फ़ायदा होगा, लेकिन वर्तमान में फ़ायदा होगा सत्ताधारी, क्योंकि ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद ही जो वन नेशन वन इलेक्शन है लागू कर रहे हैं, अन्यथा ये लागू करते ही नहीं जो वर्तमान सरकार है। तो ये फ़ायदा है वर्तमान सरकार को। फिर उसके बाद एक IDFC इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा एक स्टडी की गई। तो इस स्टडी में पाया क्या गया, इस स्टडी में पाया गया कि अगर दोनों के एक साथ, यानी कि जो केंद्र की जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, अगर दोनों एक साथ करा दिए जाते हैं तो जो 77% जो वोटर्स होते हैं वो एक ही पार्टी को चुनते हैं
अगर जस्ट 6 महीने बाद इलेक्शन कराया जाता है तो ये संख्या घटकर आ जाती है 61%, यानी 61% एक पार्टी को वोटिंग करते हैं। इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन और विपक्ष दोनों में तर्क देख लेते हैं कि आखिर फ़ायदा क्या होगा और इससे नुकसान क्या होगा, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फ़ायदा है ये क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी भारत में अगर एक साथ सभी चुनाव होते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके तहत जो हर साल 5 से जो 6 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं, उसमें जो खर्च होते हैं और जो विकास कार्यों में बाधा होती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, ये फ़ायदा होगा कि जो विकास कार्य हैं लगातार चलते रहेंगे। और जो खर्च होगा, जो बार बार चुनाव में खर्च होते हैं, कर्मचारी लगते हैं, पैसा लगता है, उपकरण लगता है, ये सब सारी चीज़ें बार बार नहीं लगेंगे, तो जो विकास कार्य हैं इसमें बाधाएं नहीं होगी और सही तरीके से काम करता चला जाएगा, मतलब ये काम होता चला जाएगा। क्योंकि जो उड़ीसा विधानसभा है, उड़ीसा विधानसभा में 2004 से ही केंद्र का जो लोकसभा चुनाव है उसके साथ ही चुनाव होते हैं। जब उसके साथ ही चुनाव होते हैं तो जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो नेशनल पार्टी मतलब जो केंद्र की पार्टी है और उसके बाद जो राज्य की पार्टी है, दोनों को अलग अलग मुद्दे पर वोट करती है, अलग अलग चुनाव जिताती है। तो इससे जो वो मुद्दे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब जो मतलब केंद्र सरकार है, मतलब जो चुनाव आयोग है, इसको बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएंगे एक साथ चुनाव कराने के लिए, क्योंकि इसके लिए ईवीएम मशीन और कर्मचारियों को हायर करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग है इसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए, चुनाव कराने के लिए। अब आते हैं इसके विरोध में, आते हैं कि इसके क्या नुकसान है। इसके नुकसान क्या है जो एक साथ इलेक्शन होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि राज्य के जो मुद्दे होते हैं देश की सुरक्षा होती है, केंद्र लेवल पर बात करते हैं। जो राज्य के मुद्दे होते हैं वो स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े होते हैं, तो इसके जो मुद्दे होते हैं इनके अपने मुद्दे होते हैं। तो अलग अलग चुनाव होने से ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लो कि कोई भी केंद्र में सरकार है, अगर वोटर उसको वोट दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर जिताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी है, तो अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो उसकी पार्टी अगर कोई विधानसभा से चुनाव लड़ती, किसी राज्य से चुनाव लड़ती है, तो सेंट्रल का बदला लेने के लिए जो वोटर्स होते हैं वो राज्य सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं, अपने मतलब प्रक्रिया को मनवाने के लिए। नहीं तो 5 साल के लिए अगर कोई भी पार्टी राज्य में और केंद्र में 5 साल के लिए जीत जाएगी तो 5 साल तो अपने मन की करेगी। और ऐसे तो वोटरों को रहता है कि हर 6 महीने पर या साल भर में अगर चुनाव हो रहा है तो अगर केंद्र में जो हमारी बातें या हमारी जो बातें नहीं माने सरकार, तो हम अपना राज्यसभा में वोट के माध्यम से अपना बदला लेंगे। तो ये मुद्दे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से फ़ायदा होगी। अब बात आती है कि कितने देशों पर रिसर्च की गई जो वन नेशन वन इलेक्शन है भारत में कराने के लिए। जो कोविन पैनल है चुनाव में निष्पक्षता के लिए अन्य देशों की जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें स्टडी की गई। लगभग बताया जा रहा है कि जो 7 देश हैं इसमें 7 देशों की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर रिसर्च की गई, जिसमें स्वीडन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और जापान है। इसमें से कौन कौन देशों से क्या क्या लिए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में, उसमें जो लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन जो नगर पालिका या के चुनाव होते हैं उसको बाद में कराया जाता है। ये चीज़ को यहाँ से स्टडी किया गया था। स्वीडन में होते क्या है, देश के अंदर जो अनुपातिक चुनावी प्रणाली है उसको अपनाया गया है कि जो राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको जो वोट मिलते हैं, जितने भी वोट मिलते हैं उनके अनुसार ही उनको सीटें दे दी जाती है विधानसभा में। जो निर्वाचन हुए जितना वोट परसेंटेज पड़ा है उसी के आधार पर उन्हें सीटें दी जाती है। वहीं जर्मनी और जापान में क्या होता है, जापान में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद जो सम्राट है वो मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की भी वकालत की है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया में जो मतदाता होता है गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबोते हैं। फिर 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराया भी है। फिलीपींस में हर 6 साल में एक साथ चुनाव होते हैं। वहीं बेल्जियम में हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। तो इन सब सारे देशों का जो रिसर्च किया गया है, रिसर्च करने के लिए अपना वन नेशन जो वन इलेक्शन है भारत में वो लागू करने के लिए जो कोविन पैनल है ये सुझाव दिया है भारत सरकार को। देखने वाली बात यह है कि अगले ही सप्ताह संसद में पेश होगा, ये अधिनियम बन पाता है कि नहीं बन पाता है। थैंक यू।